लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट। तो अगर हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं तो अभी करंट में प्रेसिडेंट कौन होगा? तो वो है क्या? श्रीमती। द्रौपदी मुर्मू। हम्म, द्रौपदी श्रीमती मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है अभी। तो इन्होंने कब ज्वाइन किया था? 25 जुलाई 2022 को। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो भारत की दूसरी महिला है, दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। और फर्स्ट, प्रतिभा पाटिल, श्रीमती हाँ, प्रतिभा। आदिवासी प्रेसिडेंट है। तो जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है वो सेकेंड इंडिया की प्रेसिडेंट है, महिला प्रेसिडेंट। और ये फर्स्ट में आती है ट्राइबल। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, वो तो हो जाती प्रतिभा पाटिल जी। और द्रौपदी मुर्मू जी सेकेंड में आती है। और अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे। प्रेसिडेंट में क्या था कि अभी की जो करंट में प्रेसिडेंट है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। और इन्होंने कार्यकाल कब संभाला था? तो 25 जुलाई 2022 में। ये सेकेंड, भारत की सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट है में से आती है। तो ये सेकेंड नंबर की प्रेसिडेंट है, लेकिन पहला आदिवासी महिला है प्रेसिडेंट है। और जो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी वो थी प्रतिभा पटेल, पाटिल, है ना। वही दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, तो अभी जो करंट सिचुएशन है, ये पद खाली है। क्या ये पद खाली है? यानी कि वैकेंट है। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो थे वो थे जगदीप धनखड़। ठीक है। तो इससे पहले जो थे जगदीप धनखड़ थे। तो स्वास्थ्य के कुछ, स्वास्थ्य हेल्थ प्रॉब्लम की इशूज के चलते इन्होंने कब रिजाइन दिया? 21 जुलाई 2025 को इन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन किया तो ठीक है, मगर आर्टिकल किस तहत के अकॉर्डिंग इन्होंने रिजाइन किया? तो आर्टिकल 67 का ए के तहत इन्होंने अपना पद को त्याग दिया। तो वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो फिलहाल वैकेंट है, खाली। लेकिन इससे पहले कौन? इससे पहले जगदीप धनखड़ थे। फिलहाल तो यही है। अगर क्वेश्चन एक अराइज करेंगे हम लोग, क्या राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है? क्या राष्ट्रपति रबर स्टाम्प होते हैं? क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर आएगा जनरली तो यस, सर रबर। हाँ। ये तो है कि सर राष्ट्रपति लौटा सकते हैं, लेकिन अगर बार बार नहीं लौटाएंगे तो फिर उनको फोर्सफुली साइन कराया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे रबर स्टाम्प का मतलब क्या हो रहा ना कि इस पर एक हामी भरवाया जाता है। काम तो करता प्राइम मिनिस्टर, मगर क्या है कि राष्ट्रपति से एक स्टाम्प की तरह यूज करता है। जो भी हुआ मुहर लगा दिया, राष्ट्रपति का मुहर लग गया। डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है, ज़्यादातर पार्लियामेंट का होता है। तो इसका आंसर होगा यस, हाँ, राष्ट्रपति जो है रबर स्टाम्प की तरह काम करता है। और अगर हम लोग बात करें लाभ का पद, लाभ का पद नहीं होता है। तो अगर हम लोग देखें लाभ का पद किन किन चीज़ों में नहीं होगा, किसका किसका नहीं होगा, तो
प्रेसिडेंट की बात करेंगे हम लोग, तो प्रेसिडेंट जो है लाभ की पद में नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट लाभ के पद में नहीं होता है, ठीक है। और बाकी जितना भी हम लोग मिनिस्टर्स ले लेते हैं, लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग, ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सारा लाभ का पद नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉट ऑफिस फॉर प्रॉफिट। आज की क्लास से हम लोग नया स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अगर हम सैलरी की बात किया जाए, सैलरी किसको कहाँ से दिया जाएगा, सैलरी की बात किया जाए यानी कि वेतन, तो सबसे पहले सैलरी को हम लोग देखते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की सैलरी की बात करेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसको किसको सैलरी दिया जाएगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे, सबसे पहला नंबर प्रेसिडेंट की बात करेंगे। अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट को दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो पहला नंबर में आएगा प्रेसिडेंट। दूसरे नंबर में अगर हम लोग बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर कहाँ का होता है, तो स्पीकर लोकसभा का होता है। तो अगर प्रेसिडेंट की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात करें, स्पीकर की बात करें, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें, या तो सुप्रीम कोर्ट का जजेस की बात करें, तो पांचवा नंबर में ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, यानी कि ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम। सिक्स्थ वन, चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी। जो भी यूपीएससी कमीशन है उसका जो चेयरमैन होगा, मेंबर ऑफ यूपीएससी होगा, सारे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। सातवां नंबर कैग, सीएजी कैग, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी दी जाती है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट का सैलरी कितना होगा, तो प्रेसिडेंट का सैलरी हो जाएगा 5 लाख रुपए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी दिया जाता है ना, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में दिया जाता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इसको सैलरी यहाँ पे लिखेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में दी जाती है। ऐसा क्यों होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है वो होता है 4 लाख। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये होता है 2.5 लाख से 3 लाख रुपए इसका सैलरी होता है। 2.5 लाख से 3 लाख रुपए सैलरी होता है। स्पीकर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं कहीं, तो स्पीकर जो होता है इसमें इसका सैलरी होगा 4 लाख। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर में अगर हम लोग आएंगे तो डेप्यूटी स्पीकर का होगा 2.5 से 3 लाख सैलरी। जजेस की बात करें 2.8 यानी कि 2,80,000 से लेकर, ये जो 2,80,000 है ये होता है सीजेआई का सैलरी। और जजेस का जो सैलरी है वो होता है 2.5 लाख रुपए। कभी कभी पूछा जाता है ये वाला, और जानना भी चाहिए।
लेकिन अगर हम लोग चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन का होता है 2.25 लाख और मेंबर का होता है 2 लाख। और CAG यानी कि कैग का 2.5 लाख सैलरी होता है। तो ये सैलरी देख लिए। तो प्रेसिडेंट का 5 लाख सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में यही याद रखना है कि इसको सैलरी जो होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में दिया जाता है। अब इनका जो सैलरी है, नोट में लिखेंगे, इनका जो सैलरी है इसको बदली नहीं किया जाता, चेंज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, सैलरी को चेंज नहीं किया जा सकता। सैलरी को चेंज नहीं किया जा सकता। एक मिनट। तो सैलरी को क्या है, चेंज नहीं किया पद के दौरान। ठीक है, लिखा ही नहीं रहा, 1 मिनट थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ा वेट। ठीक है, नजर आ रहा है ना सबको? तो इनका जो सैलरी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है पद के दौरान। 1 मिनट रुकेंगे। हो क्या रहा है, मामला गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, एक बार कंफर्म करेगा, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। चलिए ठीक है, थोड़ा जो है ना फंस जा रहा था, हैंग कर रहा था। तो बात ऐसा है कि सैलरी वगैरह तो हम लोग देख लिया। अब हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है सारा आर्टिकल देखेंगे। प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारा आर्टिकल देखने वाले हैं। प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 52 में आएगा। और 52 से लेकर यूनियन गवर्नमेंट कितना आता है, 151 तक आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आर्टिकल नंबर 52। तो आर्टिकल नंबर 52 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आर्टिकल 52 क्या कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया में प्रेसिडेंट होगा। देयर शैल बी, पहले ही जो आर्टिकल है वो कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया में प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। तो ये हम लोग क्या है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये हो गया बात आर्टिकल 52 का। आर्टिकल 52 के बाद हम लोग बढ़ेंगे आर्टिकल 53 की तरफ। तो आर्टिकल 53 कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव पावर, आर्टिकल 53 कहता है कि ऑल पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। मतलब कि क्या हुआ ना, संघ की जितना भी कार्यकालिक कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगा, वो प्रेसिडेंट में निहित होगा। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं इसको,
ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, all executive powers of union government shall be vested इन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में निहित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, प्रेसिडेंट में निहित होगी। इसमें होता क्या है ना, जितना पूरे देश का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या एग्जीक्यूशन ऑफ लॉस पावर है, जिसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, सबका जिम्मेदारी राष्ट्रपति का होता है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति का शक्ति है। अब राष्ट्रपति जो है सीधे चाहे तो खुद करेगा या अपने ऑफिसर्स, राष्ट्रपति के नीचे क्या है, ऑफिसर्स है, मिनिस्टर्स आता है जो राष्ट्रपति का काम करता है, उसके माध्यम से इस पावर को वो एग्जीक्यूट करता है। और राष्ट्रपति जितना भी अपना शक्ति का इस्तेमाल करेगा वो संविधान और कानून के अनुसार ही करेगा। ऐसे नहीं कि अपने मन में जो भी आए तो आर्टिकल 53 का यूज कर लेगा राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, लॉ जो कहता है उसी के हिसाब से करेगा। कुल मिला के ये है कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल देख लें, मान लेते हैं कि एक स्कूल है, तो स्कूल में प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल के पास क्या होता है, जितना भी प्रशासनिक शक्ति होता है वो किसके पास होता है, प्रिंसिपल के पास होता है। और प्रिंसिपल करता है क्या है कि जितना भी टीचर है उसको सारा जिम्मेदारी बांट देता है कि आप मैथ्स पढ़ाएंगे, आप साइंस पढ़ाएंगे, इस टाइप का। उसी तरह क्या है कि राष्ट्रपति के पास भी कार्यपालिका शक्ति होता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने पावर को प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 53। अभी तक हम लोग 2 आर्टिकल पढ़े हैं। 52 से स्टार्ट ही हुआ, तो 52 से स्टार्ट हुआ तो मतलब कि ठीक है, 52 में तो होना है, प्रेसिडेंट हुआ है तो प्रेसिडेंट होगा, दूसरा उसका पावर आ जाएगा। और आर्टिकल अगर हम लोग 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे बताएगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 कहता है, अब इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन के बारे में बता रहा है, मगर आर्टिकल 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन मगर किसका, प्रेसिडेंट का। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो उसका मैनर क्या होगा, तरीका क्या होगा, तो वो 55 में है। तो अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें तो 54 और 55 में डायरेक्ट उसके बाद मैनर आ जाता है। आर्टिकल 56, तो आर्टिकल 56 कहता है, आर्टिकल 56 कहता है टेन्योर। अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो उसका टेन्योर क्या होगा और रिजाइन करेगा, तो ये सारा प्रोसेस किसमें लिखा हुआ, आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 हो जाता है टेन्योर और रिजाइन से संबंधित हो जाता है। उसके बाद आइए हम लोग आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 मतलब होता है री इलेक्शन। अब क्या हुआ, इलेक्ट तो हो गया, टेन्योर भी पता चल गया, टेन्योर खत्म होगा तभी तो री इलेक्शन होगा। तो आर्टिकल 57 कहता है री इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 58 की बात करें, आर्टिकल 58 कहेगा, आर्टिकल 58 इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा, इसलिए कि आर्टिकल 58 में है क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 58 में हो जाता है क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन मतलब क्या हुआ, क्वालिफिकेशन जैसे कि क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, अगर आपको प्रेसिडेंट होना है तो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये हुआ क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा
क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपका एज जो है 35 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड क्या है, नॉट ऑफिस फॉर प्रॉफिट है। तो ये सब क्राइटेरिया है, लास्ट क्लास हम लोग देख चुके हैं। तो आर्टिकल 58 कहता है क्वालिफिकेशन। 58 के बाद हम लोग चलेंगे आर्टिकल 59। तो ये आर्टिकल 58 को एक बॉर्डर लाइन बनाइए, पार्टीशन लाइन। आर्टिकल 58 से पहले क्या है, और फिर चलेंगे हम लोग आर्टिकल 59। तो आर्टिकल 59 कहता है सोर्स कंडीशन। सोर्स कंडीशन किसका सोर्स कंडीशन, सोर्स कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसका सोर्स कंडीशन बताएगा। कौन बताएगा, आर्टिकल 59। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट्स का ऑफिस का मतलब कि अगर राष्ट्रपति जो है कोई और नौकरी या पद नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अगर आप हैं तो आप कोई और दूसरा नौकरी नहीं कर सकते हैं, कोई और पद पे नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जो राष्ट्रपति है वो संसद यानी कि पार्लियामेंट या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट, संसद, संसद या राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 59 ये कहता है, क्या कह रहा है कि कोई और पद पे नहीं आया। ऑफिस का बात आया, कोई और पद पे नहीं आएगा। राष्ट्रपति संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। और थर्ड अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रपति को राष्ट्र क्या मिलता है रहने के लिए, राष्ट्रपति भवन। तो जो राष्ट्रपति भवन मिलने का बात है वो भी आर्टिकल 59 के तहत ही मिलता है। उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 सीधा सीधा है 60 है, मतलब कि ओथ है। ठीक है, आर्टिकल 60 में ओथ है, और ओथ कौन करवाता है राष्ट्रपति को, बताइएगा। सीजीआई। सीजीआई। तो सीजीआई कराएगा ओथ। उसके बाद आता है 61। 61 मतलब कि इम्पीचमेंट। जैसे क्या है, किस तरीके से, जैसे याद रखना, ओ है तो 0 है तो ओथ हो गया, 61 है 1 है, मतलब कि इम्पीचमेंट, आई से इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो इम्पीचमेंट हो जाएगा, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। उसका प्रोसेस क्या होगा, इम्पीचमेंट होगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आएंगे आर्टिकल। आर्टिकल 71 कहता है सुप्रीम कोर्ट है उसको, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द राइट टू टेक डिसीजन ऑन मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास राइट है डिसीजन लेने का। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, उसका मैनर क्या होगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट शैल हैव राइट, मतलब राइट होगा टू टेक डिसीजन ऑन मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग इन्वॉल्व कहाँ पे करवाएं, तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट को हम लोग इन्वॉल्व कराएं आर्टिकल 71 में। आर्टिकल 71 के बाद भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट को लाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले पर सुप्रीम
कोर्ट निर्णय ले सकता है ना, निर्णय लेगा। तो ये काम होता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 71 के तहत। तो याद रखेंगे आर्टिकल 71 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 कहता है पार्डन पावर्स। आर्टिकल 72 कहेगा पार्डन पावर्स। पार्डन पावर्स मतलब क्षमा करने की शक्तियां, क्षमा करने की शक्तियां। तो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के तहत एक पावर होता है जिसको बोलते हैं पार्डन पावर्स, और इसमें क्या होता है, क्षमा करने का ताकत होता है। अगर किसी को फांसी का भी सजा होता है ना तो राष्ट्रपति माफ कर सकता है। आर्टिकल 72 के बाद डायरेक्टली हम लोग आएंगे आर्टिकल नंबर 1, 2, 3। तो आर्टिकल 1, 2, 3 कहता है ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर है इसमें आर्टिकल 1, 2, 3 में। ऑर्डिनेंस पावर का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्तियां। ठीक है, तो ये होता अध्यादेश, अध्यादेश बनाने की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होता है जो कि अध्यादेश बनाने का शक्ति होता है, यानी कि ऑर्डिनेंस पावर। अब इसमें कहानी क्या होता है, आर्टिकल 123 में अगर संसद यानी कि पार्लियामेंट मान लेते हैं का सत्र अभी नहीं चल रहा है, बंद है, सत्र नहीं चल रहा पार्लियामेंट का, मतलब कि पार्लियामेंट में कौन कौन आया, एक आया लोकसभा, दूसरा आया राज्यसभा का, बैठक नहीं चल रहा अभी, ठीक है, बंद है। और देश में तुरंत जो है कानून की आवश्यकता होने पर, अब देश में क्या कोई नया कानून बनाना पड़ रहा है और क्या है कि पार्लियामेंट चल भी नहीं रहा, तो ऐसे मौके पर क्या होगा, राष्ट्रपति अध्यादेश देगा, यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और ये जो अध्यादेश जारी करेगा इसका असर और जो ताकत होगा इसका, जो जितना स्ट्रांग होगा कानून, जो भी लॉ बनाएगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे पार्लियामेंट बनाता है वैसे ही राष्ट्रपति बनाएगा इस अध्यादेश को, तो उतना ही ताकत होगा। लेकिन जो ये ऑर्डिनेंस पास किया है बिना पार्लियामेंट के चलते ही, तो वो हमेशा के लिए नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। इसमें क्या होगा, जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, सेशन चालू होगा, तो उसके जस्ट 6 हफ्ता बाद, 6 हफ्ता मतलब कितना हो गया, 1.5 महीना के अंदर क्या है ना कि आपको पार्लियामेंट से पास करना होगा। अगर कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है तो जैसे ही अगर सत्ता सेशन चालू होता है तो उसके महज 6 हफ्ता, 6 वीक्स के बाद क्या होगा कि इसको पास करना होगा। किससे पास करना होगा, पार्लियामेंट से पास करना होगा, तब जाके ये टिका रहेगा, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि डिजास्टर आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, कुछ भी डिजास्टर आ जाता है, फ्लड आ गया, तो क्या होगा, और उस समय मान लेते हैं पार्लियामेंट बंद है, अभी सत्र चालू नहीं है, तो अब राहत तो देना होगा तुरंत। तो सरकार क्या है, राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवाता है। सरकार बोलेगा राष्ट्रपति को कि एक अध्यादेश जारी करो, ठीक है, तो एक नया कानून, बाद में जब संसद की बैठक होगी तो उसको क्या करेगा ना, पार्लियामेंट अप्रूव कर लेगा या डिसअप्रूव करेगा। रखने का मन होगा तो रखेगा, वरना डिसअप्रूव कर देगा। तो ये होता है। तो आर्टिकल 127 समझ आया, सीधा सीधी ये बात है, ऑर्डिनेंस पावर होगा बिना ऑन द एब्सेंस ऑफ, ऑन द एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट, व्हेन पार्लियामेंट नॉट वर्किंग, ठीक है, तब 127 काम करेगा। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल 143 यानी कि 143। तो आर्टिकल 143 कहता है अगर किसी भी मामले पे फॉर लीगल वर्क, कोई लीगल वर्क पड़ा,
तो अगर कोई लीगल वर्क पड़ा तो जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करेगा, प्रेसिडेंट कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, किसको करेगा? सुप्रीम कोर्ट को। तो किसी लीगल कार्य के चलते प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है ना, तो ये है 143 में। अब हम लोग आते हैं वन बाय वन, क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल में आएगा? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो आर्टिकल में आएगा वो आएगा आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 55 आता है। अब जो यहाँ पे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है? ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है, तो वो इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है। अब ये इनडायरेक्ट प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इनडायरेक्ट प्रोसेस में होता क्या है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इनडायरेक्ट प्रोसेस में होता क्या है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज को बोलते हैं निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल कहते हैं। तो एक निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा जिसमें जिसका सदस्य होगा, इलेक्टोरल बना दिया गया और इसका सदस्य होगा पहला नंबर में ओनली इलेक्टेड। जो भी देखिए, एक इलेक्टेड होता है, एक नॉमिनेटेड होता है ना, तो ओनली इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जितना भी लोकसभा है और जितना भी राज्यसभा है सबका एमपी होगा, मगर कैसे वाला एमपी? इलेक्टेड एमपी, नॉमिनेटेड वाला नहीं। दूसरा में ओनली इलेक्टेड एमपी नहीं होगा, एमएलए होगा। तो ओनली इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, जितना भी स्टेट्स है सबका इलेक्टेड एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दो होगा। इलेक्टोरल कॉलेज आपको बनाना है तो इसमें बनेगा क्या? जितना भी लोकसभा राज्यसभा सबका एमपी होगा मगर इलेक्टेड वाला, और जितना स्टेट्स है सब में एमएलए होता है तो उसका भी होगा कौन सा? इलेक्टेड एमएलए। एमएलए तो ये होना जरूरी है। और थर्ड वाला जो आएगा, थर्ड वाला को बाद में जोड़ा गया था, थर्ड में आएगा ओनली इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली। अब हम लोग दिल्ली को शामिल करेंगे तो ओनली इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी को अगर हम लोग कंक्लूड करेंगे तो ये थर्ड में आएगा। तो दिल्ली का भी एमएलए होना चाहिए और पुडुचेरी का भी होना चाहिए। अब यहाँ पे रहा 1 और 2 की बात करें अगर हम लोग, तो पहला और दूसरा जो है ये हमारे मूल संविधान से, जैसे कि 26 जनवरी 1950, तो जब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मूल संविधान कहेंगे ना, मूल संविधान में केवल यही था। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब उस समय क्या था कि सिर्फ 1 और 2 को ही वोटिंग करने का अधिकार था। लेकिन बाद में थर्ड को भी जोड़ा गया जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलए को भी शामिल किया गया। ठीक है?
अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग राइज करते हैं कि क्या एमएलसी प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या एमएलसी प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग ले सकते हैं? नहीं सर। बिल्कुल सही, तो वो नहीं ले सकते हैं। इसका आंसर होगा नो। तो कौन कौन ले सकता है भाई? एमपी लेगा, किसका? राज्यसभा, किसका? लोकसभा। दूसरा एमएलए ले रहा है ना, एमएलए ले रहा है। और थर्ड क्या होगा? एमएलसी होता है, तो एमएलसी नहीं लेगा, ये दोनों लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्टोरल कॉलेज समझ में आया, इलेक्टोरल कॉलेज का कहानी। अब हम लोग आते हैं लोकसभा। एक तरफ लिखेंगे लोकसभा, दूसरी तरफ लिखेंगे राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा का जो मैक्सिमम सीट होगा, लोकसभा में फिलहाल कितना सीट है? 545। और राज्यसभा में कितना है? 245। ठीक है, तो लोकसभा में 545 सीट है और राज्यसभा में 245 है, जिसमें से 543 जो है और दो में बटा हुआ रहता था। तो 543 है वो होता है इलेक्टेड, मतलब कि इलेक्ट किया जाता है चुनाव के जरिए, है ना। और दो हुआ करता था एंग्लो इंडियन। दो जो है एंग्लो हुआ है, उसको भी नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट कौन करेगा? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंट कितना एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है? तो दो को करता है। और राज्यसभा की बात करेंगे हम लोग, तो राज्यसभा में 245 है, जिसमें से 243 233 होगा इलेक्टेड, और 12 मेंबर हो जाएगा, 12 मेंबर नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेटेड वाला होगा। कौन नॉमिनेट करेगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करेगा। तो हाँ, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ये कहानी चलता है, लेकिन कुछ कुछ काम हुआ है, जैसे कि आर्टिकल 331 क्या कहता है? एंग्लो इंडियन के बारे में कहता है ना। तो राष्ट्रपति को अधिकार था कि एंग्लो इंडियन समुदाय का, अगर मान लीजिए कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है, तो राष्ट्रपति चुन सकता था कि हाँ हम दो, अधिकतम जो है ना राष्ट्रपति, आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति अधिकतम दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कर सकता था। ठीक है, नॉमिनेट कर सकता था। लेकिन फिर होता क्या है, 2019 में 103 यानी कि 103rd अमेंडमेंट होता है, यानी कि संविधान संशोधन होता है। कब हुआ? 2019 में। और लागू कब हुआ? जनवरी 2020 में। तो 2020 से यह लागू हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि लोकसभा और राज्य का जो विधानसभा है, इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो नॉमिनेटेड सीट होता था, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन सीट्स जो है खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। सर 104 होगा ना शायद। क्या चार? जी सर। जी सर। 104 होगा। 104 होगा। यस सर। जी सर। चलिए 104 कर देते हैं, तो 104 का था। ठीक है, तो 2019 में हुआ, 2020 में लागू हुआ। 104 के तहत क्या हुआ? एंग्लो इंडियन सीट्स समाप्त कर दिया गया। ठीक है यहाँ तक?
104 होगा। तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आया। अब एक और तरह का हम लोग क्वेश्चन सराइज करते हैं। अगर किसी राज्य का सीएम, अगर किसी राज्य का सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर एमएलसी है, क्या है, चीफ मिनिस्टर भी है और वो एमएलसी भी हो, तो क्या वो जो है प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग ले सकता है? प्रेसिडेंट के चुनाव में नहीं सर। ले सकता है? नो। इसका आंसर आएगा नो। कुल मिला के क्या हुआ, एमएलसी भाग ले ही नहीं सकता है ना। तो इलेक्शन हम लोग देखें, अब हम लोग आते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन, तो मैनर ऑफ इलेक्शन क्या हुआ, तरीका क्या हुआ इलेक्ट करने का। मैनर ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा, तरीका। मैनर ऑफ इलेक्शन मतलब क्या हुआ, निर्वाचन का तरीका। तो इसका तरीका के बारे में हम लोग देखते हैं, कौन सा तरीका हो सकता है, क्या क्या कहता है ये। तो सबसे पहले देखेंगे ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में आएगा। तो आर्टिकल की बात करेंगे तो ये आता है मेरा आर्टिकल नंबर 55 में। क्या आएगा, 55 में। 54 में तो इलेक्शन है। और इसका जो सोर्स लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया सोर्स, तो मैनर, मैनर लिया गया आयरलैंड से। ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन लिया गया है आयरलैंड से। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि ये दो तरीका का होगा। तो मैनर ऑफ इलेक्शन भी जो है दो तरीके से लड़ा जा सकता है, मतलब किया जा सकता है। पहला आएगा प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो पहला आ जाएगा हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, इसको इसी नाम से याद रखना है। और दूसरा आएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में क्या होता है ना कि जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। जितना वोट मिलेगा, ठीक है, उतना सीट मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं, क्या हम लोग देख रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है ना, पीआरएस देख रहे हैं हम लोग। अब मान लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा, जैसे कि 100 सीट है, 100 सीट है, और मान लेते हैं कुल वोट मिला है 1 लाख। क्या है, 1 लाख वोट मिला है। अब पार्टी है, पार्टी ए हो सकता है, पार्टी बी होगा, पार्टी सी होगा। ठीक है, तो पार्टी सी होगा। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं पार्टी बी ए को मिला है 40,000 वोट और पार्टी बी को मिला है 35,000 वोट। तो पार्टी सी को कितना मिलेगा, 25,000 वोट मिलेगा। 25,000 वोट मिल गया पार्टी सी को। तो इससे क्या पता चलता है कि मान लेते हैं 1 लाख था और 40% तो मिल गया इसको, तो मतलब कि 100 सीट में 40 सीट मिलेगा इसको। 35,000 लाया मतलब 35%, तो 35 सीट मिला इसको। 25% मतलब 25 सीट इसको मिला। तो जितना परसेंट लाएगा वोट उतना सीट उसको मिल जाएगा।
100 में से। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ये प्रोसेस से काम करता है। तो जितना प्रतिशत के हिसाब से सीट दिया जाता है, समझ आए बात? सिंपल सा बात है, 100 सीट है तो 100 सीट है, मान लेते 100 सीट है, और कैंडिडेट ए है, बी है, सी है। कैंडिडेट ए लाया 40%, 40%, ये लाया 50% और ये लाया 10%, और टोटल सीट हमारे पास कितना है, 100 है। तो इतना वोट लाया, तो 40% यानी कि 40 सीट इसको गया, 50 सीट इसको गया, 10 सीट इसको गया। इस तरीके से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इंडिया में क्या होता है कि सीधे क्या होगा ना कि अगर लोकसभा है या विधानसभा है तो इसमें चलेगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इंडिया में क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी कि इसमें बोलेंगे एफ टी टी पी। अब नाम तो बड़ा हार्ड लग रहा है, फर्स्ट पास्ट करो फिर द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें यही काम है, सिंपल सा बात है, अगर कितना आया, जो ज़्यादा वोट लाया वो जीत जाएगा। जो ज़्यादा वोट लाया जीतेगा, ठीक है। सिंपल इसका यही फंडा, नाम बड़ा हार्ड है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मगर जो ज़्यादा वोट लाया जीत जाएगा, चाहे 20% लाए। अब मान लेते कैंडिडेट ए है, बी है, सी है, डी है। एक लाता 30% वोट, एक लाता 20%, और एक लाता 40%, 70-90, 1% लाता है 10%। तो इसमें जीत कौन रहा बताइएगा, कौन विनर डी। होगा? 3, ये हो गया विनर, है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वोट इतना ही परसेंट लाना है, जो ज़्यादा लाया जीत जाएगा। तो ये कहानी हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि अगले क्लास में क्या है कि पूरा हम लोग सीट का वोटिंग सिस्टम हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। यहीं पे रखते हैं ठीक है क्लास। सर। तो समझ आ रहा थैंक आप यू लोगों सर। को?